हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम बायोलॉजी का 2020 का क्वेश्चन पेपर यहां पे सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन यहां पे आए हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आज हम सॉल्व करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि हमें पेपर का पैटर्न पता ही है, टोटल टाइम हमारे पास होंगे 3 घंटे। टाइम यहाँ पे हमारे पास होंगे 3 घंटे और यहाँ पे हमारे पास 70 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आया है 2020 में। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। जैसे कि सबसे पहले हमें बताया है कि 1 से 8 तक का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। फिर 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के हैं। 19 से 27 तक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हैं और 28 से 30 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 5 नंबर के यहाँ पे हैं। इस प्रकार से हैं। उसके बाद आपको ये बताया गया है, सेकेंड जो कॉलम आपको बता रहा है उसमें आपको बताया गया है कि जो क्वेश्चन 1 से 4 तक है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी एमसीक्यू आपके पास आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपके पास आपको स्टेटमेंट दी जाती है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और उस स्टेटमेंट के अनुसार आपको क्या करना है, वहां पे सही विकल्प को चूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है चलिए नेक्स्ट हमें बताया गया है कि आवश्यकता अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम बनाने हैं। तो आपको जितने भी यहाँ पे यानी कि 30 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन के आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, यानी कि और करके दिया जाता है। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन वहाँ पे चूज करना है। तो ये तो बात थी यहाँ पे पैटर्न की, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास एक बारी हम पेपर देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चारों क्वेश्चन में क्या दे रखी है, हमें एमसीक्यू में आ रखे हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पे सही ऑप्शन को चूज करना है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको जैसे आपसे पूछा गया है व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन किसे कहते हैं, आपको 1 या 2 लाइन में अपना आंसर लिखना है। 1-1 नंबर के ये क्वेश्चन है। तो जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, ये बात हमने पहले भी की है कि जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आप 1 या 2 लाइन में अपना एक सटीक उत्तर लिखेंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 से अब 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार वहां पे क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ एनी 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स के आपको नाम लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 हार्मोन्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं, यानी कि एक हार्मोन्स का यहाँ पे 1 नंबर है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो उसमें हमसे क्या कहा गया है, परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए, यानी ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछता है आपको आंसर वही लिखना है। अगर आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाना है, तो आपको डायग्रामेटिक वे में ही आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपको डायग्राम बनाना है, पूरे डायग्राम को लेबल करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको लैंग्वेज में पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन है लैंग्वेज में पूछा जाए, तो आप वहाँ पे लैंग्वेज बना के वहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 में हमसे कहा गया है कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए, यानी कि व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव एन एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देनी है पॉइंट म्यूटेशन की। ध्यान रखिए, आपको म्यूटेशन नहीं पॉइंट म्यूटेशन पूछा जा रहा है। पॉइंट म्यूटेशन की आपको डेफिनेशन देनी है
और आपको वहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखना है कि कहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप अपने आंसर्स यहाँ पे देंगे। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम है उसकी जो लाइफ साइकिल है उससे रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। आपको बताना है कि सिक्रीशन ऑफ होमोजॉइन का जो श्रावण है वो किस प्रकार से होता है और स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। अब आपको आंसर कैसे करना है, ये जो दोनों पार्ट हैं इसका पर पार्ट क्या है, 1 नंबर का है, तो 1 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रखना है। तो आप एक पार्ट में उतना ही लिखेंगे जितने नंबर का वो है, यानी कि यहाँ पे अगर स्पोरोजॉइट 1 नंबर में पूछा गया है तो आप उतना ही आंसर वहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हैं तो मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे, लेकिन आपका क्या होगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आपके पास आया है मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र की 4 अंगों के नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ 4 ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन। इम्यून सिस्टम हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स की भी हमने बात की है। अब देखिए जो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए, 4 अंगों के नाम लिखिए, एक जो इमेज ड्रॉ कीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत कम टाइम लगता है और आपको पूरे के पूरे वहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। अब हम देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए यौन संचरित रोग से उस रोग की पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है, यानी फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन डिजीज विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। अब देखिए, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से ये वो सारे हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं, एक पर्सन से जो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा। कौन कौन से हैं वो, सिफिलिस है, गोनोरिया है, और जेनिटल वर्ड्स है, और एड्स है। अब देखिए आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, क्वेश्चन जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको वो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमें सबसे पहले ये बता रहा है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, यानी कि जो यहाँ पे यौन संचरित रोग हैं, उसके आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किन्हीं 4 यौन संचरित रोगों के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अभी क्वेश्चन ऐसे आया था, अभी फिर हो सकता है इस बार आपके पास जो क्वेश्चन है वो चेंज करके आ जाए। तो आपको क्या याद रखना है, ये चारों के नाम याद रखने हैं जब भी आपसे पूछा जाए कि जो यौन संचरित रोग हैं उनके उदाहरण हैं, तो उसके उदाहरण ये चारों हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों में से हमें उस रोग की पहचान करनी है जो कि विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि जो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें जो इफेक्ट नहीं करेगा, हमें उस रोग की पहचान करनी। अब देखिए कि यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी से तो चारों ही रोग ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा रोग है जो कि सेक्स ऑर्गन को प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट यहाँ पे होगा हमारा चौथा जो ऑप्शन है, यानी कि एड्स। क्यों है एड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे ये इसकी व्याख्या दी गई है। आपको जब आपके पास एमसीक्यू आएंगे आपको सिर्फ वहां पे अपना ऑप्शन चूज करना है, आपको इस प्रकार से व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको व्याख्या इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्यों यहाँ पे 8 सही ऑप्शन है और क्यों ये बाकी तीनों ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको सिर्फ अपना आंसर चूज करना है, इससे ज्यादा आपको एमसीक्यू में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप पढ़ेंगे इन सिफिलिस सोर अकर इन द जेनिटल्स। आपको बताया जा रहा है कि जो सिफिलिस की जब प्रॉब्लम होती है तो सोर्स अकर्स इन द जेनिटल्स। जेनिटल्स में क्या होता है, सोर्स होता है। नेक्स्ट हमने कहा इन गोनोरिया स्वेलिंग ऑफ द वल्वा अकर्स।
तो यानी गोनोरिया में क्या होगा, वहाँ पे सेक्स ऑर्गन में स्वेलिंग होगी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो जनन मस्सा जिसे हम कहते हैं, जेनिटल वार्ट्स जिसे कहते हैं, फ्लैश कलर्ड बम्स अपेयर ऑन द वेजाइना, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डायरेक्टली सेक्स ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं। और न सिर्फ वेजाइना बल्कि सर्विक्स, पेनिस, एनस और यूरेथ्रा। तो हमें तीनों ही यहाँ पे रोगों के नाम बताए गए हैं और बताया गया कि तीनों रोगों में क्या होता है, जिससे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, एड्स होगा, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, लेकिन जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उन पे ये प्रभाव नहीं अपना दिखाता है। तो इसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर एड्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रभावित नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है। सिंपल सा आंसर है, एड्स हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर इम्यून सिस्टम यहाँ पे प्रभावित हो गया है तो फिर क्या है, बहुत सारे रोग अपने आप वहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू में आया है उसमें हमसे कहा गया है जेड एंड जेड लिंग निर्धारण का प्रकार देखा गया है, यानी कि जेड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन सीन इन। हमें बताना है कि इनमें से किस में जो जेड है, जेड का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो पाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो हमने जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था, हमने ह्यूमंस में बहुत डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमंस में दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, हमने कहा XX एंड XY दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और यही यहाँ पे लिंग का निर्धारण करते हैं। लेकिन ये बात किस में चल रही है, ये बात चल रही है मनुष्यों में। ये बात चल रही है मनुष्य में। अब पूछा हमसे क्या गया है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम हम इन्हें कह सकते हैं जेड एंड जेड टाइप का जो लिंग निर्धारण है वो किस में देखा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है प्लेटिपस में, सेकंड है बर्ड्स में, थर्ड है कॉकरोच में और लास्ट है स्नेल्स में। देखिए सबसे पहले हमारा जो आंसर होगा वो हम क्या यहाँ पे देखेंगे, पहले हमें अपना आंसर देना है। आंसर यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि आपको सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, आपको ये बॉक्स बनाने की, ये क्रॉस बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस, अपना जो आंसर है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आया यहाँ पे बर्ड्स में, यानी कि आंसर हमारा आएगा सेकंड यहाँ पे। कि बर्ड्स में क्या होता है, जेड एंड जेड टाइप का यहाँ पे क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। किस प्रकार से होता है, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास एक फिगर है जहाँ पे हमें बताया गया है मेल और फीमेल के यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम बताए गए हैं। किस प्रकार से, यहाँ पे मैं बना के देखती हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं जेड और ये है जेड। तो जेड क्या है, फीमेल है, और जेड यहाँ पे क्या है, मेल है। अब देखिए यही डिफरेंस है किसमें, बर्ड्स में और ह्यूमंस में। जब हमने ह्यूमंस की बात की थी, फीमेल हमारे पास XX आई थी, और जब हमने मेल की बात की थी तो XY आया था। यानी कि अगर हम क्रोमोसोम को यहाँ पे देखें तो हमने कहा फीमेल में क्या है, होमोजाइगस क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक ही प्रकार के क्रोमोसोम हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात कर रही है, और हमने कहा जब हम मेल की बात करें, हमने कहा मेल में जो क्रोमोसोम है वो हेटेरोजाइगस है, यानी कि असमान क्रोमोसोम है दोनों में। वहीं अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा फीमेल यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, यानी कि फीमेल में जो क्रोमोसोम है वो असमान है। और अगर मेल की बात करें तो मेल क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस क्रोमोसोम है, यानी दोनों एक ही प्रकार के क्रोमोसोम यहाँ पे पाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी जो सारी चीजें हमने की हैं वो सारा सेम होगा।
जो क्रॉस होगा वो सेम होगा, जैसे कि हम यहाँ पे गैमीट बनाएंगे। तो अगर हम जब मनुष्यों की बात कर रहे थे तो मनुष्यों में वहां पे दो प्रकार के क्या बन रहे थे, गैमीट। जो मेल था, मेल में दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के गैमीट बन रहे थे, और यहाँ पे फीमेल में अलग अलग प्रकार के गैमीट बन रहे हैं। और जब मनुष्यों में हमने कहा फीमेल में एक ही प्रकार के दो गैमीट बनेंगे, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के बनेंगे, और यहाँ पे मेल में क्या बन रहे हैं, दोनों एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे। उसके बाद हमने ये क्रॉस कर दिया है। यही आया हमारे पास। तो हमें बात याद क्या रखनी है, यहाँ पे हमने जब ह्यूमंस की बात की थी, हमने कहा जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो वहाँ पे मेल है, मेल के सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है वहाँ पे कि यहाँ पे जो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि बॉय होगा या गर्ल होगा, ये मेल के सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। वहीं अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे जो लिंग का निर्धारण है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो फीमेल है, फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम पे, फीमेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, फीमेल का अगर जेड क्रोमोसोम यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे मेल होगा, और अगर यहाँ पे डब्ल्यू क्रोमोसोम क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे फीमेल होगा। तो कौन यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है, कौन निर्धारित कर रहा है, हमने कहा फीमेल के क्रोमोसोम यहाँ पे निर्धारित कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा यहाँ पे डिफरेंस है, और यही आपको इस बोर्ड में भी दिखाया गया है, इस क्रॉस में दिखाया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अब एक और यहाँ पे देखोगे आप जेड 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 जीरो टाइप का लिंग निर्धारण देखोगे, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमने पढ़े हैं। आपको ये पता होना चाहिए एक्स 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 वाई किस में पाया जाता है, जेड 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 डब्ल्यू किस में पाया जाता है, इसके आपको सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटीज ऑफ, यानी सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्में हैं, हमें ये बताना है। तो हमने किसके, गेहूं और धान दोनों की हमने वैरायटी पढ़ी थी। तो हमने क्या देखा था, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्में हैं, हमने कहा गेहूं की किस्में हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे धान की, कि धान की कौन कौन सी किस्में हैं, हमने कहा जया और रत्ना और यहाँ पे बासमती। तो अगर यहाँ पे धान की किस्मों की बात करें तो एक तो हो गया जया, सेकंड है बासमती, और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। आपको कम से कम दो वैरायटी आपको याद होनी चाहिए। गेहूं की वैरायटी हमारे पास आ गई है क्या, सोनालिका और कल्याण सोना, और धान की वैरायटी हमारे पास है जया, रत्ना या बासमती। आपको सारी वैरायटी याद होनी चाहिए। साथ ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ये भी आ सकते हैं कि जो सोनालिका और कल्याण सोना है वो किस प्रकार की किस्में हैं, गेहूं की किस प्रकार की किस्में हैं। तो आपका आंसर होगा ये उन्नत प्रकार की किस्में हैं, क्योंकि ये क्या किया गया था, जब नेचुरल किस्में नहीं है, ये क्या हुआ था कि दो किस्मों को मिला करके, दो वैरायटी को मिला करके उन्नत किस्म की यहाँ पे क्या हमें वैरायटी मिली थी, जिससे कि गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा था, साथ ही यहाँ पे धान का भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें हमसे पूछा गया है समपेडित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी है। तो सीएनजी क्या है, इनमें से हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रोपेन है, सेकंड कह रहा है मीथेन है, थर्ड कह रहा है इथेन है, और लास्ट कह रहा है ब्यूटेन है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, मीथेन है। यहाँ पे सीएनजी क्या है, मीथेन यहाँ पे है।
चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक देखिए जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं चाहे वो एमसीक्यू थे, एमसीक्यू कहाँ तक थे, हमने कहा एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4 तक थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने एमसीक्यू किए हैं। अब हम यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। तो ये सारे अभी तक एक एक नंबर के चल रहे हैं जिसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आया पार्थिनोजेनेसिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पार्थिनोजेनेसिस किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि अलैंगिक जनन का। अब अलैंगिक जनन की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही होगी। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, हमने कहा कि मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है, जो संलयन है, उसी को हमने यहाँ पे क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा, यानी कि निषेचन कहा। तो पार्थिनोजेनेसिस किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, in which growth and development of embryo occurs in gamete without combining with अनदर गैमेट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा बिना किसी गैमेट फ्यूजन के, यानी कि यहाँ पे जो गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है। अब गैमेट का फ्यूजन यानी कि मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन यहाँ पे नहीं हो रहा है। इन एनिमल्स पार्थिनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। यानी कि एनिमल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, यानी कि भ्रूण का निर्माण। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ओपेरॉन क्या है, यानी व्हाट इज ओपेरॉन। आंसर क्या आया, एन ओपेरॉन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लस्टर ऑफ अ जीन्स इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओपेरॉन क्या है, जीन का एक क्लस्टर है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द ओपेरॉन्स आर कंप्राइज्ड ऑफ मैनी जीन्स विच एनकोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स और अ प्रोडक्ट। यानी कि ओपेरॉन किससे बना हुआ होता है, बहुत सारे जीन से बना होता है कि जो कि अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एनकोड करते हैं। The polycistronic mRNA is synthesized from which many polypeptides can be produced। तो ओपेरॉन क्या होता है, बहुत सारे जो जीन्स हैं उसका एक क्लस्टर होता है जिसमें जो जीन्स हैं वो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन के लिए यहाँ पे एनकोड करती हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें हमसे पूछा गया है किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ एनी टू एंटीबायोटिक्स। हमें क्या बताना है, दो एंटीबायोटिक्स के नाम बताने हैं। क्या क्या है हमारे पास, हमने कहा पहला है पेनिसिलिन है, सेकेंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है अपरा द्वारा किन्हीं दो हार्मोन्स के नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ एनी टू हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा श्रावित होने वाले किन्हीं दो हार्मोन्स के नाम लिखिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्लेसेंटा क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्लेसेंटा यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा जो वहाँ पे एम्ब्रियो है या फिर जो बेबी है जो कि क्या है माता के गर्भ में होता है, तो उस बच्चे और माता के बीच में जो कनेक्शन होता है वो उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा के द्वारा ही यहाँ पे जो वहाँ पे भ्रूण है वो पोषण को ग्रहण करता है अपनी माता से, और जो उत्सर्जन करता है वहाँ पे जो भ्रूण होगा जो उत्सर्जन करेगा वो क्या होगा, इसी प्लेसेंटा के द्वारा फिर माता की बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। तो प्लेसेंटा यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रीट करेगा। तो कौन कौन से हैं, हमने कहा हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन।
तो आपको ये हार्मोन्स के नाम यहाँ पे पता होने चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन अलग अलग होते हैं, प्लेसेंटा अलग हार्मोन को यहाँ पे रिलीज कर रहा है, तो सारे हार्मोन्स के साथ आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा गया है परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ अ लेबर डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसेक। हमें एम्ब्रियोसेक का एक पूरा डायग्राम बनाना है। चलिए, अब यहाँ पे पूरा ओव्यूल का डायग्राम दिया गया है, तो ओव्यूल के डायग्राम को हम देख लेते हैं क्या क्या होता है ओव्यूल के अंदर। हमने कहा 8 सेल यहाँ पे पाई जाती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जहाँ पे हमें फीमेल गैमेट देखने को मिलेगा। तो फीमेल गैमेट के साथ यहाँ पे 2 सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, ये है एग, यानी कि फीमेल गैमेट है। तो वहीं तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसे चलाजल कहते हैं। और यहाँ पे जो 3 सेल होती हैं इसे हम एंटीपोडल कहते हैं, और ये हमारे पास हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, सेकंड फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ये एक एम्ब्रियो सेक हमारे पास इसका डायग्राम आता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए, यानी व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव एन एग्जांपल। आपको किसके बारे में, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पूछा गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूटेशन की कि क्या होता है म्यूटेशन। हमने कहा सिंपली हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक मेकअप में कोई भी चेंजेस हो रहा है। जेनेटिक मेकअप यानी कि हमारे जो जीन्स का जो सीक्वेंस है, जीन्स का जो नंबर है, जीन्स का जो अरेंजमेंट है, किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन कह रहे हैं। हो सकता है कि ये चेंजेस किस प्रकार हो, अरेंजमेंट चेंज हो गया है, यानी सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो गया है। जैसे कि हम कहते हैं कि 1 2 3 4 क्या है, एक अरेंजमेंट है। हमने कहा पहले 2 आ गया है, बाद में 1 आया, तो ये क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस में चेंजेस हो गए हैं। हमने कहा कि कोई न्यूक्लियोटाइड है, उसका यहाँ पे डिलीशन और इंसर्शन हो गया। क्या होता है डिलीशन और इंसर्शन, हमने कहा इंसर्शन अगर हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे आ गया है, डिलीशन हो रहा है तो यानी कि वहाँ से एक जो न्यूक्लियोटाइड था वो डिलीट हो गया है, तो कोई भी वहाँ पे परिवर्तन आ रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे म्यूटेशन कह रहे हैं। अब म्यूटेशन को क्या हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे, जिसमें से एक हमने पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। तो क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन, हमने कहा पॉइंट म्यूटेशन इज द चेंजेस इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस। यानी कि जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो क्या होगा, एक बेस पेयर में चेंजेस होंगे। एक बेस पेयर में कौन कैसे चेंजेस हो सकते हैं, हमने कहा या तो एक बेस पेयर पूरा डिलीट हो गया है, पूरा हट गया है, या फिर एक जो बेस पेयर है वो इंसर्ट हो गया, यानी एक्स्ट्रा बेस पेयर वहां पे ऐड हो रहा है, या फिर जो बेस पेयर है वो पूरा का पूरा वहां पे हट गया है, यानी कि ये चेंज होगा एक बेस पेयर में। एक बेस पेयर में यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल देखा, तो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। कैसे होता है, इट इन्वॉल्व्स अ म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑफ द ब्लड। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आया है किसका, पॉइंट म्यूटेशन का। चलिए, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको म्यूटेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, कितने प्रकार के यहाँ पे म्यूटेशन होते हैं वो पता होना चाहिए। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए म्यूटेशन क्यों होते हैं। तो अलग अलग प्रकार हमने देखे थे, हमने कहा था बायोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, हमने कहा केमिकल रीजन हो सकते हैं। जो केमिकल कैसे हो सकते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हो गए हैं, कुछ केमिकल्स हमने कंज्यूम करे हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। तो और कुछ फिजिकल
फैक्टर भी हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर का मतलब है कि वहाँ पे यूवी रेडिएशन के द्वारा हमारे जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, म्यूटेशन के अलग अलग रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, और जिसमें हमसे पूछा गया है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द mRNA और tRNA। हमें mRNA और tRNA में डिफरेंस बताना है। हमारे पास सिर्फ दो यहाँ पे क्या पूछे गए थे, सिर्फ दो डिफरेंस यहाँ पे पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन और में आ रखा है, यानी कि ये क्वेश्चन भी क्या होगा, 2 नंबर का होगा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अच्छे होते हैं कि जिसमें आपसे पूछा जाए 2 हार्मोन के नाम बताइए, कि 4 अंगों के नाम बताइए, कोई 2 डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 2 ही डिफरेंस लिखने हैं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंसेस बताए हैं, तो आपको एटलीस्ट 5 डिफरेंस पता होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं mRNA और tRNA में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम mRNA को देखते हैं, तो स्टैंड फॉर मैसेंजर RNA। mRNA किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैसेंजर RNA के रूप में कार्य करता है, यानी कि मैसेज को पास कराएगा। वहीं अगर हम बात करें tRNA की, तो tRNA क्या होता है, ट्रांसफर, एज अ ट्रांसफर RNA यहाँ पे कार्य करता है। सेकेंड हमने कहा जो mRNA होता है वो 3 से 5% होता है टोटल RNA का, और वहीं अगर हम tRNA की बात करें तो ये 10 से 15% होता है टोटल RNA का। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने थर्ड में देखा कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ अ DNA इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, यानी कि ये क्या करता है mRNA की जो DNA की इंफॉर्मेशन होती है कोडोन के रूप में उसे क्या करता है, कोडोन के रूप में उसे रखता है। वहीं अगर हम बात करें tRNA की, ब्रिंग्स अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है कि जो अमाइनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे वहां पे प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि mRNA में क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, और tRNA में क्या होते हैं, एंटी कोडोन होते हैं, विच बाइंड्स टू द कोडोन ऑफ mRNA। यानी कि tRNA में एंटी कोडोन होंगे जो किसके साथ बाइंड करेंगे, कोडोन के साथ बाइंड करेंगे। और कोडोन कहाँ पे होते हैं, हमने कहा कोडोन होते हैं mRNA। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा लाइनर स्ट्रक्चर नेवर कॉइल, और tRNA की बात करें तो हमने कहा क्लोवर ली स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट हमने लिखा नो लूप्स प्रेजेंट, और tRNA की बात करें तो हमने कहा हैज मल्टीपल लूप्स, यानी कि बहुत सारे लूप्स होते हैं विद बेस पेयरिंग, यानी कि mRNA में कोई लूप प्रेजेंट नहीं होगा, और tRNA में क्या होगी, मल्टीपल लूप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि mRNA का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 25,000 से यहाँ पे कितना होगा, 20 लाख तक, 20 लाख डाल्टन तक होगा। और अगर हम बात करें किसकी, tRNA की, तो यहाँ पे इसका जो वेट होगा वो 25,000 डाल्टन तक होगा। ये हमारे पास क्या आते हैं, कुछ डिफरेंस आते हैं। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।